हाँ नमस्कार। पिछले वक्त में हमने सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ में हमने देखे थे कि व्यर्थ ठहराव, व्यर्थनीय ठहराव, बाद में अनुबंध और ठहराव, व्यर्थ ठहराव, अवैध ठहराव, इसमें हमने भिन्नताएं देखी थी। अभी हमको ये देखना है कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति क्या है ना। प्रस्ताव एवं स्वीकृति क्या है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो साधारण अर्थों में ठहराव उस समय होता है कि जबकि दो व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर एक ही बात पर एक ही अर्थ से सहमत हो, है ना। कि जब भी हम प्रस्ताव रखें दो व्यक्ति रहेंगे लेकिन दोनों व्यक्ति एक ही बातों के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करें, उस तथ्य को वो दोनों भी स्वीकार करें। फिर क्या होगा कि प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के प्रतिफल को ठहराव कहलाता है। फिर हम ये देखेंगे कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति को ठहराव माना जाता जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को करने या न करने को वायदा करता है। प्रोफेसर पेटी के अनुसार वो बोलते हैं कि एक स्वीकृत प्रस्ताव ठहराव का निर्माण करता है। फिर हम ये देखेंगे कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति क्या है। तो धारा 2 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी काम करने या न करने के संबंध में अपनी इच्छा ध्येय से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति इस काम को करने या न करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करे, तो यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति एक प्रस्ताव रख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदि व्यक्ति अपने ठहराव को प्रस्ताव के रूप से वो उसको बाध्य करना चाहता है, लेकिन दो व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं कुछ प्रस्ताव रखता हूं आपके सामने में, उसको आपको स्वीकृत करना है, यानी स्वीकृत करने वाला एक और प्रस्ताव रखने वाला एक, ऐसे दो व्यक्ति या दो व्यक्ति से ज्यादा लोग वहां पे होना जरूरी है। फिर प्रस्ताव के प्रमुख लक्षण क्या है कि दो पक्षकार, है ना। एक अनुबंध या एक करार, एक अनुबंध दो पक्षकारों के मध्य ही हो सकता है। अतः प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्ताव करने वाला किसी अन्य व्यक्ति के सक्षम अपना प्रस्ताव रखे या पक्षकारों को होना आवश्यक माना जाता है। उसके बाद में सेकेंड लक्षण क्या है, काम करने से या ना करने से समन्वय या संबंध। इच्छा प्रकट करने वाला पक्षकार दूसरे पक्ष को यह आशा करता है कि किसी कार्य को करने या कार्य करने से अलग रहेगा। जैसे कि उसको अगर हम एक एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो एक ब व्यक्ति को यह बोल रहा है कि मैं 1500 रुपए का स्कूटर आपको बेचना चाहता हूं, और उसके लिए उसने क्या किया, उसने उसके प्रस्ताव रखा कि ये जो मेरा स्कूटर है मैं ये स्कूटर आपको बेचना चाहता हूं। कोरिलेशन है ना। एक व्यक्ति स्कूटर बेचने की बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वो स्कूटर को परचेस करने के लिए स्वीकृति दे या ना दे, उसमें वो अपना क्या कर रहा है, मत को प्रकट कर रहा है। तीसरा, सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से। यदि एक पक्षकार अपनी बात मात्रा सूचना देने के उद्देश्य से कहता है, ना कि सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से हो, तो इस प्रस्ताव को माना जाएगा। अतः सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रस्ताव रखा जाएगा। स्कूटर तो बेचना है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति उसको स्वीकृत नहीं करता तब तक उसको मान्यता नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रमुख लक्षण है वो कौन से हैं, दो पक्षकार का होना, काम करने या ना करने के लिए संबंध, सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से। उसके बाद में प्रस्ताव के लिए निमंत्रण क्या चीज है, निमंत्रण क्या होगा, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण क्या होगा। तो एक है वस्तु विक्रय का विज्ञापन। जब कोई व्यापारी अपनी चीजें बेचने का विज्ञापन निकालता है तो कानून इसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्रेताओं के लिए वो प्रस्ताव है, वो निमंत्रण नहीं है। वो ये बोल सकता है कि ये जो जायरात है वो मेरे वस्तुओं को बेचने के लिए है, वो निमंत्रित कर रहा है, ग्राहकों को वो निमंत्रित कर रहा है कि नहीं, इसके माध्यम से आप आइए, ये स्थल पे आइए, ये दुकान में आइए, और ये वस्तुएं आपके पास में रखी हुई है, और वो वस्तुएं आप ये कीमत में आप ले सकते हैं। तो वो प्रस्ताव नहीं होता, वो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण दिया गया होता है, ऐसा माना जाता है। टेंडर या कोटेशन मांगना,
वस्तु ये खरीदने या बेचने या किसी काम को पूरा करने के लिए टेंडर मांगे जाते हैं, तो वो टेंडर मांगने वाले की ओर से प्रस्ताव नहीं माना जाता। विक्रेताओं, क्रेताओं और ठेकेदारों के लिए वो प्रस्ताव का क्या होता है, निमंत्रण होता है। अगर मुझे एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक टेंडर निकालूंगा और कम से कम जिसमें मुझे खर्च होगा उसको क्या होगा, मैं उसको वो व्यक्ति को देने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे भी पैसे बचेंगे और दूसरे व्यक्तियों को काम भी मिलेगा, और उसमें सारी की सारी चीजें, वो टेंडर में सारी की सारी चीजें क्या रहेगी, मेंशन रहेगी। कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे, कौन सी वस्तु कहां पे रहेगी, क्या होगा, ये सारी की सारी चीज। तो वो क्या कर रहा है, टेंडर को प्रस्तुत कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो टेंडर मांग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो टेंडर से अपने कार्य के लिए ठेकेदारों, विक्रेताओं और क्रेताओं को क्या कर रहा है, निमंत्रित कर रहा है। समय सारणी या टाइम टेबल, जब रेलवे कंपनी टाइम टेबल प्रकाशित करती है तो वो अपने प्रस्ताव को निमंत्रण कहा जाएगा। यानी कि यात्रियों द्वारा टिकट खरीदने पर यह एक अनुबंध हो जाता है, एक करार हो जाता है, और उसे कंपनी टाइम टेबल के अनुसार बद्ध होती है। कितने बजे कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म से छूटेगी, कितने बजे आएगी, वो कितने बजे तुम्हारे कौन से स्टेशन पे रुकेगी, सामने वाले स्टेशन पे कौन से रुकेगी, ये सारे का सारा जो भी कोई टाइम टेबल होता है वो टाइम टेबल एक निमंत्रण है, वो प्रस्ताव नहीं है। यानी कि वो अगर जिसको आवश्यकता है वो निमंत्रण को स्वीकार करेगा, और निमंत्रण को स्वीकार करके वो प्रवास करेगा। उसके बाद में प्रविवरण क्या होगा कि किसी भी कंपनी द्वारा अंशों को बेचने तथा के लिए विस्तार से प्रस्ताव नहीं होगा, बल्कि जनता को इस निमंत्रण के आधार पर अंश क्रय करने के लिए निमंत्रण होगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि प्रविवरण में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, अंशों के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके क्या रहेगा, उसको रेट ऑफ क्या रहेगा। उसके बाद में हम ये बोलेंगे कि अंशों के बारे में सारा का सारा विवरण का प्रस्तुतिकरण वो प्रविवरण में रहेगा, और अगर आप उसमें इच्छुक हैं तो आप उसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, प्रविवरण भी एक प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। गस्ती पत्र, उसके बाद में गस्ती पत्र वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए सूचना पत्र, मूल्य सुविधाएं प्रस्ताव के लिए निमंत्रण समझे जाते हैं। उसके बाद में व्यापारिक पूछताछ, ऐसा बोलते हैं कि टेलीग्राम द्वारा 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक व्यापारी ने टेलीग्राम द्वारा 2 प्रश्न पूछे गए थे कि क्या आप वस्तुएं बेचेंगे और उसकी न्यूनतम कीमत कितनी होगी। एक व्यापारी को एक ग्राहक ने पूछा कि क्या आप इस वस्तुओं को बेचते हैं और उसकी कीमत क्या होगी। देखिए मैं और रिपीट करता हूं, व्यापारिक पूछताछ में क्या होता है कि ग्राहक एक व्यापारी को पूछ रहा है कि क्या आप इस वस्तुओं को बेचेंगे और उसकी कीमत क्या होगी। तो जो स्वामी जो था उसने टेलीग्राम में एक उत्तर दिया कि ये जो वस्तु जो आपने जो पूछी है वो वस्तु $900 में बेची जाएगी या 900 रुपये में बेची जाएगी। तो ये 2 प्रश्न में से उन्होंने एक ही प्रश्न का उत्तर दिया। इसके आधार पर क्रेता ने प्रस्ताव रखा कि जिसे स्वीकार करना या ना करना। क्रेता ने प्रस्ताव रखा कि हाँ ठीक है, आपका ये $900 या 900 रुपये की जो भी कोई वस्तु है उसको हम स्वीकार करते हैं या ना करना, ये विक्रेता के इच्छा पे है। उसके बाद में प्रस्ताव संबंधी जो वैधानिक नियम जो है वो ये है कि प्रस्ताव का स्पष्ट, पहला क्या है, प्रस्ताव स्पष्ट, निश्चित, पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, प्रस्ताव स्पष्ट, निश्चित, पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। जैसे कि एक घोड़े का अधिक मूल्य देने का वचन बेशर्त भेदों से या भाग्यशाली हो या अस्पष्ट प्रस्ताव हो तो इसकी कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। यानी एक घोड़ा
बेचने का या खरीदने का वो वचन दे रहा है, लेकिन वो घोड़ा खरीदने के बाद में वो भाग्यशाली है क्या? यानी कि वो जो प्रस्ताव जो रख रहा है वो प्रस्ताव कैसा है? अस्पष्ट है। घोड़े को बेचना है, भाग्यशाली है, उसको कोई यानी वैधानिक कोई ऐसी उसमें बाध्यता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो घोड़ा बेचना चाहता है कि घोड़ा परचेस करने वाला भाग्यशाली है। इसमें कोई भी तालबद्ध नहीं है, एक सूत्रपना नहीं है, एक स्पष्टता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? स्पष्ट, निश्चित, पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा नियम यह है कि वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना चाहिए। हाँ, इसका मीनिंग क्या होगा कि प्रस्ताव अभिप्राय वैधानिक उत्तरदायित्व को उत्पन्न करना देना चाहिए। हाँ, जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि अ ने ब को खाना खाने के लिए बुलाया, बराबर है? अ ने ब को रिक्वेस्ट करके खाना खाने के लिए बुलाया। लेकिन उसके बाद में क्या हो गया कि जो समय पे, जो दिन में, जो समय में अ ने ब को खाना खाने के लिए बुलाया, ब वो उपस्थित नहीं रह पाया। वो उपस्थित रह पाया क्या? नहीं। वो उपस्थित नहीं रह पाने से कुछ उसको फर्क पड़ा क्या? उसने जो भी कुछ अन्न ज्यादा का जो बनाया होगा तो वो उसका थोड़ा सा वेस्ट हो गया, ठीक है, अन्न वेस्ट हो गया, लेकिन वो उसको अटेंड नहीं कर पाया। इसके लिए कोई वैधानिक उत्तरदायित्व रहेगा क्या? नहीं। यानी कि प्रस्ताव संबंधी जो वैधानिक नियम है वो क्या बोलता है कि वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना, यानी कि वो नहीं जाने से, खाना खाने के लिए नहीं जाने से कोई भी ऐसा उत्तरदायित्व नहीं हुआ। वैधानिक उत्तरदायित्व हुआ क्या? नहीं। उसके बाद में तीसरा, प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। यानी कि प्रस्ताव कैसा होता है? विशिष्ट भी हो सकता है या फिर सामान्य भी हो सकता है। किसी विशेष अथवा निश्चित व्यक्ति के समूह प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव विशेष अथवा विशिष्ट प्रस्ताव कहा जाएगा। जैसे कि अ ने ब को बोला कि मेरी एक बाइक जो है मैं 40,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, स्पष्ट है, और वो कैसा है? एक पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति को ही बोला है। एक विशिष्ट व्यक्ति को बोलने की वजह से जो संबंध जो प्रस्तावित हो रहा है, अ और ब का संबंध कैसा है? विशिष्ट है। ब विशिष्ट व्यक्ति है और अ ने ब को क्या बोला है कि मेरी एक जो बाइक है वो 40,000 रुपये में बेचना चाहता हूं। और फिर इसके विरुद्ध में क्या है कि सामान्य कैसा हो सकता है? सामान्य प्रस्ताव कैसा हो सकता है कि सामान्य जनता या पूरे सारे विश्व को संबोधित किया जा सकता है, तो उसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव किस प्रकार से होगा कि वो जो प्रस्ताव रखेगा व्यक्तियों के सामने में रखेगा, बहुत सारे व्यक्तियों के सामने में रखेगा, देश में रखेगा या विदेश में रखेगा, यानी जनजाति, कोई भी जनजाति उसमें से वो स्वीकार कर सकती है। उसके बाद में प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भी कोई हम प्रस्ताव करते हैं वो विनयशील होना चाहिए, है ना? कि एक आधी बार ऐसा होता है कि विनयता से ही बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, है ना? वो उसमें कोई आज्ञा के रूप में नहीं होना चाहिए कि मैं एक वस्तु को बेचना चाहता हूं तो उसको सामने वाले व्यक्ति ने खरीदना ही चाहिए, ऐसी आज्ञा नहीं होना चाहिए। उसमें कैसा होना चाहिए कि क्या ये जो मेरी जो वस्तु जो है वो मैं वस्तु आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदेंगे? ऐसे विनयता पूर्वक अगर प्रस्ताव हो तो बहुत अच्छा है, उसमें आज्ञा नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव, उसके बाद में प्रस्ताव की विशेष शर्तों की सवाल होना चाहिए। यदि प्रस्ताव कुछ विशेष शर्तों के साथ किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में उस विशेष शर्तों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति ने एक दुकान से कुछ कपड़े खरीदे, है ना? कुछ कपड़े खरीदी करने के बाद में उसने उसका वापर किया और वापर करने के बाद में उसने उसको लैंड्री में दिया। लैंड्री में देने के बाद में क्या हुआ कि वो जो कपड़े जो थे उसके सारे के सारे कलर्स जो है वो निकल गए, है ना? तो ऐसा उसमें सवाल होना चाहिए, ऐसी जानकारी होना चाहिए कि इसको धोते वक्त कुछ कलर जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, है ना? बराबर है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रस्ताव की विशेष शर्त की जो भी कोई संभावना है, जानकारी है, वो पहले ही ग्राहकों को या विशिष्ट व्यक्ति को या सामान्य जनता को दी जाए कि ऐसा हो सकता है। फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसका भी वहां पे स्पष्टीकरण होना चाहिए। उसके बाद में प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।
किसी भी कार्य करने से या अथवा न करने से प्रस्ताव दूसरे पक्षकार की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। ये इस संबंध पर ध्यान रहे कि प्रस्ताव करने की इच्छा जो रहेगी वो घोषणा पर्याप्त मात्रा में रहे या पर्याप्त नहीं हो। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी कोई उद्देश्य होगा वो उद्देश्य की पूरी पूर्तता हो जानी चाहिए। उसके बाद में प्रस्ताव का संवहन हो जाना आवश्यक है। सबसे आखिरी प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के सामने में प्रस्ताव रखा गया है उसे उस प्रस्ताव की जानकारी होना नितांत आवश्यकता है, ताकि वह उसे स्वीकार कर लेता है तो वही प्रस्ताव नहीं बन सकता। इस प्रकार केवल प्रस्ताव करने की घोषणा मात्र को प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि उस व्यक्ति को कोई जानकारी अगर नहीं है तो प्रस्ताव को कैसा स्वीकृत करेगा, बराबर है ना। तो प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। जब तक वो उसकी जानकारी उसको नहीं मिलेगी तब तक वो स्वीकार करे या ना करे, बराबर है। तो इस प्रकार से प्रस्ताव संबंधी जो वैधानिक नियम जो बनाए गए हैं वो कौन से हैं? प्रस्ताव स्पष्ट, निश्चित, पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना चाहिए। प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। प्रस्ताव विनय के रूप में या आज्ञा के रूप में नहीं। प्रस्ताव की विशेष शर्तों की संवहन होना चाहिए। प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाना चाहिए और प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। ओके, थैंक यू।